Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Askriya Schools and Colleges. I hope you all people are fine. I am Sumaira Jabin with today's lecture number 35, that is from chapter number 16, Hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स में टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन। इनमें से हम सारों की नॉमेनक्लेचर पहले से पढ़ चुके हैं। अल्केन हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है लास्ट लेक्चर में। आज जो है वो हम अल्कीन्स स्टार्ट करेंगे। अल्कीन्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अल्कीन बेसिकली जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली लिक्विड बनाते हैं, इसलिए हम इनको ओलेफिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हम अल्कीन्स का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। चूंकि कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है तो ये sp2 हिब्रिडाइज्ड है। अब वो जो कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड है उसके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। फिर जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इनमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन के डिस्टेंस के जो कि अल्केन्स में होता है। अल्कीन्स के केस में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है, जबकि अल्केन्स में 1.54 है। और इसकी रीज़न ये है कि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होने की वजह से दोनों कार्बन एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट जो अल्कीन्स हैं हमारे पास, इनमें जो डबल बॉन्ड होता है उसके अबाउट रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। एक दफ़ा डबल बॉन्ड बन जाए तो कार्बन के साथ जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं उनकी पोजीशन लॉक हो जाती है और फिर वो रोटेट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि इनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, और इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के रिजल्ट में हमारे पास अल्कीन्स के 2 तरह के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मिलते हैं जिनको हम सिस और ट्रांस बोलते हैं, जो कि आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम शो की हुई है जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रही है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 कार्बन के दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग से बने हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो मैक्सिमम होती है, जबकि पाई बॉन्ड्स जो है वो p ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बने हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली उनकी जो डेंसिटी है वो डिफ्यूज्ड रीजन होता है उसका। तो यहाँ पे जो है ना 2 कार्बन के दरमियान इतना इलेक्ट्रॉन की वो नहीं होती है, जो इनके बीच में प्लेन लाइन होती है वहाँ पे इतनी डेंसिटी नहीं होती, ऊपर और नीचे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होती है। तो आप देखें कार्बन जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। जब ये ट्रायंगुलर फॉर्म का कार्बन दूसरी कार्बन के साथ मिलता है तो इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करता है और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि जो बाकी के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके अगर हम पार्ट बी को देखें तो इसमें हमारे पास ये जो 2 pz ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी अल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को
कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितना ज़्यादा कोई भी अल्कीन अल्काइलेटेड होगा, मीन्स उसमें जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को देखें तो जो हमारे पास बेसिकली ये डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज है, इंक्रीज इस ऑर्डर में होती है। जो हमारे पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्राई के। ट्राई की डाई से ज़्यादा होती है और डाई मोनो से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये जो ज़्यादा अल्काइलेटेड है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी रीज़न हाइपर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन बेसिकली होती है जब पी सिस्टम्स आपस में लिंक कर रहे होते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तब डेवलप होती है जब आपके पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब सिग्मा बॉन्ड की पी ऑर्बिटल्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन डेवलप होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक एक्सटेंडेड मोलेकुलर ऑर्बिटल जो है वो जनरेट होता है, जो कि फिर ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा अल्कीन जो है वो अल्काइलेटेड होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये इंक्रीज है ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे पहले है क्या, तो इसमें बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका और जो मोलेकुलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, लेकिन अगर हम उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को देखें तो वो डिफरेंट होता है। और डिफरेंट होने की रीज़न ये है कि उसमें जो एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट है वो विद रेफरेंस टू स्पेस जो है वो होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स गिवन है, एक सिस का स्ट्रक्चर है और दूसरा ट्रांस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमारे पास ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस वाले स्ट्रक्चर के। उसकी रीज़न ये है कि सिस वाले स्ट्रक्चर में जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे आ जाते हैं। जब वो एक सेम साइड पे होते हैं तो वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्टेरिक रिपल्शन आती है। जब रिपल्शन आती है तो उसकी वजह से फिर ये लेस स्टेबल हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ट्रांस वाले को देखें तो उसमें दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो ओपोजिट साइड्स पे हैं। जब वो दोनों ओपोजिट साइड्स पे हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन का कोई सीन नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। अब कॉन्जुगेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कॉन्जुगेशन में आपके जो पी सिस्टम होता है, जो पी ऑर्बिटल्स आपस में, 2 पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो अगर नेबर वाले पी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्शन में आ जाएं, लिंक करें, तो उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन जो है इसका मतलब होता है लिंक टुगेदर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके डबल बॉन्ड को पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के हिसाब से शो करें तो वो ये बनती है, और दूसरी तरफ C3 और C4 में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो बनती है, इनमें इनके पी ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब आप देखें ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रही। तो ये वाले पी सिस्टम जो है, जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये नेबर वाले के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, तो जब ये लिंक कर रहा है तो हम कहते हैं ये कॉन्जुगेटेड है। और जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक्सटेंडेड मोलेकुलर ऑर्बिटल बनता है, जो फिर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम 1,4 पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो एक डबल बॉन्ड है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान में है, जबकि दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 4 और कार्बन 5 के दरमियान में है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पी सिस्टम बना है, ये वाला, ये नेबर वाले पी सिस्टम के साथ इंटरैक्शन नहीं कर रहा, उसके साथ लिंक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई पी सिस्टम नहीं है, ब्रेक आ गया, तो इसको हम आइसोलेटेड बोलते हैं। यहाँ कोई एक्सटेंडेड मोलेकुलर ऑर्बिटल डेवलप नहीं होता, इस वजह से ये कम स्टेबल होता है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अल्कीन्स की प्रिपरेशन। अल्कीन्स को हम दो तरीकों से प्रिपेयर करते हैं, पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अभी हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तो डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। तो बेसिकली अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है। अब इसमें जो हमारे पास कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसके अलावा एल्यूमिना को भी हम एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता है, हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा कि अल्कोहल्स 3 तरह की होती हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब अगर हम तीनों डिफरेंट तरह की अल्कोहल्स हो हमारे पास और हम उनकी डिहाइड्रेशन करें सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और माइल्ड कंडीशन जो हमारे पास टेम्परेचर वगैरह आ जाता है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है उसमें से डिहाइड्रेशन ज़्यादा इजीली होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल के, और सेकेंडरी में से प्राइमरी की निस्बत जल्दी हो जाती है। तो इसकी क्या रीज़न है और ये रिएक्शन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि होता किस तरह से है। तो सबसे पहली बात, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको हम गैसियस स्टेट में लेंगे, ठीक है। इसके फिर जो वेपर्स हैं उनको हम जब एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से पास करेंगे 342 345 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होगा, इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये वाला जो मेथड है इसको हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें लेबॉर्ट्री में प्रिपरेशन करनी हो तो फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटालिस्ट प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी किस तरह से है, ये OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो नेक्स्ट आगे से 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे हम जब 75% H2SO4 लेते हैं और 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास ये अल्कीन प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर बनता है। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल के लिए को जो कि जिसमें कि जो अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, इसकी जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये अल्कीन बन जाता है। अब आप देखें टर्शरी अल्कोहल के केस में हमें सबसे ज़्यादा माइल्ड कंडीशंस देना पड़ी हैं, दैट इज़ 20% H2SO4। तो मींस इसमें से आसानी से जो है वो पानी निकल गया। तो इसकी क्या रीज़न है, तो इसकी रीज़न ये है कि जब हम इनकी तीनों अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसका एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। उस मैकेनिज़्म के फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। फिर उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और पीछे आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, जैसे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी के प्राइमरी के केस में प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है इनमें से टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को देखें तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, पिछले केस में 3 थे, तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, तो यहाँ निस्बतन कम स्टेबिलिटी होगी। और लास्ट में जब हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो ये सब निस्बतन कम जो है वो स्टेबलाइज करेगा। और लास्ट में मिथाइल तो होता ही लीस्ट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप ही नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे और इसको स्टेबलाइज करे। तो चूंकि टर्शरी अल्कोहल के केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से टर्शरी अल्कोहल में से
वाटर इजीली एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास अल्कीन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन को हमने रिमूव किया। मीन्स इन अल्काइल हैलाइड्स में से हम दो चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरी हेलोजन है। तो अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन दो चीज़ें निकली हैं, तो इसको हम एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन। अब होता क्या है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो X होता है ये इस नेबरिंग कार्बन की हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाता है और हमारे पास अल्कीन बनता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल्स शो की हैं जिनमें हमने बताया है कि किस तरह से जो है वो इसमें से हेलोजन एसिड जो है वो बाहर निकलता है। अच्छा जी, इसमें बेसिकली HBr बाहर नहीं निकलेगा, पोटाशियम ब्रोमीन को लेके बाहर निकलेगा, और ये जो OH है ये नेबरिंग कार्बन की हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलेगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इनकी एलिमिनेशन होगी और इनमें से हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने जो होम टास्क करना है वो ये है कि आपने बताना है कि क्यों अल्काइलेटेड अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर आपने फैक्टर्स बताने हैं जो अल्कीन की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और लास्ट में आपने प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो काम है वो अच्छा होगा। Thank you so much. Stay blessed.